हेलो हाय। कुछ टाइम पहले मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट की थी कि मैंने किस तरह जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो अचीव की थी, 5 स्कॉलरशिप जो है 2022 में। तो वो पोस्ट मैंने सोचा था कि मैं एक बड़ा आर्टिकल लिखूंगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने किस तरह लिखी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त और मेरे स्टूडेंट पूछते रहे हैं कि किस तरह आप जो अप्लाई किया था और क्या चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग आपको पूछते हैं, बेसिकली जो भी स्टूडेंट बाहर एजुकेशन के लिए जा रहा है उनसे लोग पूछ रहे होते हैं कि अभी आप कैसे जा रहे हैं। तो मैंने लिंक्डइन पे लिखने का सोचा था, लेकिन पोस्ट लिखना मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ, मैं लिखूँ लिखूँ लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि अभी मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किस तरह अचीव किया और आप लोग को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। होप सो कि किसी को इससे फ़ायदा हो जाए। ठीक है। तो स्कॉलरशिप जो है वो मैंने 5 कंट्रीज़ की 2022 में मेरी लगी थी, जो कि कोरिया की थी, चाइना की थी, यूएसटीसी यूनिवर्सिटी साइंस टेक्नोलॉजी चाइना, और कोरिया में यंगनम यूनिवर्सिटी की थी, स्पेन में टोरंटो यूनिवर्सिटी की थी, और यूएसए में जो है वो वाइसन स्टेट यूनिवर्सिटी की थी, और जो कि मिचिगन स्टेट में है। उसके बाद ये यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त हूँ मैं, वो आयरलैंड है। यहाँ पे मेरी स्कॉलरशिप जो है वो अप्रूव हुई 2022 में। तो ये तमाम जो स्कॉलरशिप हैं, इनके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ जो कॉमन है वो है कि मैंने प्रोफेसर को एग्री किया जिसके पास मैंने काम करना था। तो वैसे तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक चीज़ है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि वो चांसेस कम है, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया। अराउंड अबाउट 50 प्लस मैंने टारगेट किए होंगे, और वो सब रिजेक्ट हुई क्योंकि उनमें किसी में मेरा प्रोफेसर जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा था उसमें मेरा प्रोफेसर एग्री नहीं था। तो ये 5 स्कॉलरशिप वो जो मैंने की थी वो 2020 जब मेरा मास्टर हुआ 21 हुआ, उसके बाद फिर एक टारगेट रख के कि किसी प्रोफेसर को एग्री करके करना है, तो वो मैंने 2022 में शुरू किया। तो उसका रिजल्ट्स मुझे नज़र आया कि ये एक बेहतर है। वो सब यही रिकमेंड करेंगे, किसी से भी पूछें तो वो यही कहेगा, लेकिन मुझे समझ आया वो 2022 में जाके। उससे पहले भी मेरी 2020 में भी स्कॉलरशिप लग चुकी थी, जो कि कोरिया की थी। उसमें सबसे इजी बात थी कि मेरे एक सुपरवाइज़र डॉक्टर आरिफ, उन्होंने मुझे वो स्कॉलरशिप लेके दी। उन्होंने लेके दी, मतलब मैंने खुद अचीव तो नहीं, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया, उनको लगा कि मैं कैपेबल हूँ, तो उन्होंने अपने प्रोफेसर को रिकमेंड किया मेरा, जो जिनसे उन्होंने पीएचडी की थी। तो उन्होंने फिर हमें जो है वो ऑफ़र की। तो समझ लें कि ये मेरे प्रोफेसर के ही रेफरेंस है। अब उस केस में भी प्रोफेसर जो है वो एग्री था, मतलब मुझे प्रोफेसर को एग्री करना पड़ा, मैंने नहीं किया तो मेरे सुपरवाइज़र ने कर दिया। तो बाकी जो स्कॉलरशिप हैं चाइना, स्पेन और अमेरिका और यहाँ, इन पे भी प्रोफेसर को एग्री किया तो जाके स्कॉलरशिप लगी। अगर मैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता तो मे बी ये ना लगती, क्योंकि यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करने से का नुकसान ये है कि जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे और कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया होता है। लेट्स सपोज कि वहाँ पे 20 एप्लीकेशंस आई हैं, तो अब प्रोफेसर 20 एप्लीकेशंस को पढ़ेगा, इतना टाइम नहीं होता उसके पास। अक्सर तो जो उसको फर्स्ट इन पे आ जाती है उसको वो सिलेक्ट कर लेता है, या अक्सर वो करता है तो बड़ा जो है वो स्पीडली कर रहा होगा। मे बी वो, अगर आप केपेबल भी हैं तो आपकी एप्लीकेशन पे वो इतना फोकस ना कर पाए तो वो मिस हो जाए, तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। ठीक है। तो जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उनके साथ ये है कि उनकी लक भी होनी चाहिए, और ये है कि वो प्रोफेसर जिसके पास एप्लीकेशन या पूरे वो, या वो यूनिवर्सिटी प्रॉपर क्राइटेरिया से चले, तो फिर कुछ चांसेस हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हर प्रोफेसर जो है ना पहले ही कनेक्शन में होता है, कॉन्टैक्ट्स में होता है डिफरेंट स्टूडेंट्स के। तो जिनको वो ऑलरेडी दे चुका होता है एक्सेप्टेंस लेटर, जब वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो प्रोफेसर उन्हीं को ही ओके करता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी उनको कहा होता है कि मैं आपकी रिज़र्व कर रहा हूँ सीट, तो उनका एडमिशन होता है। तो मैंने जो नोट किया है या जो मेरा एक्सपीरियंस वो ये है कि आपने अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो आपको प्रोफेसर को एग्री करना पड़ेगा, किसी भी प्रोफेसर जहाँ पे आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो उसके लिए बेहतर तरीका है कि आप पहले अपना टारगेट बनाएं कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर उन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर की लिस्ट बनाएं। ठीक है। और उनकी डिटेल लिखें कि भी वो प्रोफेसर आपकी डोमेन में है और क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। और एक जर्नल ईमेल बना लें
जर्नल ईमेल, यानी कि उसमें आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपका क्यों शौक़ है। और उसके बाद उस जर्नल ईमेल में फिर क्या होगा कि सबको सबमिट करें। डेली के 5-6 प्रोफेसर को लाजमी टारगेट करें और ईमेल करें और वेट करें, 1 वीक वेट करें, फिर अगले 5 प्रोफेसर को सबमिट करें। उसमें आपको क्या करना है कि अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करनी है कि आपने क्या किया है और आप क्या करना चाहते हो, और आप उन्हीं के पास क्यों करना चाहते हो, क्योंकि वो आपके मोस्टली काम की डोमेन में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब प्रोफेसर को मेल करना सिर्फ इनफ नहीं होता, उसमें आपके पास जो है वो कुछ स्किल होने चाहिए। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि अगर आप बैचलर में हैं तो वो कम से कम जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होना चाहिए वो कुछ साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है, वो फ़ायदा देगा। और जो मास्टर्स कर रहे हैं उनका जो थीसिस होना चाहिए कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें से 2-3 रिसर्च पेपर निकल जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उससे क्या होता है कि आपके प्रोफेसर को एग्री करना बड़ा ईजी होता है, तो उसको लगता है कि इसका बैकग्राउंड है, इस पे ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, तो वो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जहाँ पे मैं भी बैठा हूँ या जो मोस्टली मैंने प्रोफेसर्स देखे हैं वो नहीं इतना, मतलब वो टाइम उनके पास नहीं है कि वो स्पेंड करें, उनको सिखाएं चीज़ें, ये वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ गाइडेंस देते हैं। वो भी अगर आपको 2 वीक 3 वीक बाद आपको टाइम मिल जाए, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं कि वीकली मीटिंग होगी, ये आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लगा रही। इवन कि यूरोप जहाँ भी जाएंगे उनके पास बहुत ज़्यादा काम है, वो आपको टाइम नहीं दे सकते, इसलिए वो स्टूडेंट ही वो लेते हैं जिनको कुछ ना कुछ हाउ ना होती है, ताकि वो चीज़ें जो है ना वो कंटिन्यू रखें। तो एक तो ये मैंने बताया कि आपको प्रोफेसर एग्री करना है, और प्रोफेसर एग्री कैसे होगा, ऑफ कोर्स वो आपके स्किल्स की बेस पे कि आप कितना जो है वो काम कर चुके हैं ऑलरेडी, और कितने स्किल्स हैं आपके पास। तो इसलिए जो मैंने स्कॉलरशिप लेनी थी तो वो सारी मेरी रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप थी, यानी कि जिन जिन प्रोफेसर से भी मैंने स्कॉलरशिप ली वो ऑलरेडी मैं उनके साथ रिसर्च के ऊपर काम कर रहा था। सिर्फ चाइना और जो यूएसए वाला था उनके साथ मैंने काम नहीं किया था, लेकिन मेरी प्रोफाइल में पेपर थे इसलिए वो ईज़िली एग्री हो गए, ठीक है। बाकी जहाँ पे इस वक्त हूँ मैंने इनके साथ भी ऑलरेडी काम कर लिया था, और इनको मैंने दो पेपर यहाँ स्कॉलरशिप लगने से पहले दे दिए थे। और जो स्पेन वाले थे उनके साथ भी मैंने जो है वो 3-4 पेपर कर चुका था, और जबकि जो कोरिया वाले थे उनके साथ तो 20-25 पेपर हो चुके थे पहले स्कॉलरशिप लगने से पहले। तो जब आप ऑलरेडी जो है काम शुरू कर देते हो किसी प्रोफेसर के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उस आपको जानता है और उसको पता है कि आपके पास स्किल्स हैं, तो वो बड़े इजीली आपको एडमिशन लेके दे सकता है। तो अब प्रोफेसर को आप जब मास्टर्स कर रहे हो तो उसी दरमियान आप एक तो अपने रिसर्च में इंटरेस्ट लें, और उसके बाद इनवाइट करें डिफरेंट प्रोफेसर के साथ, इनविटेशन भेजें उनको काम करने के लिए, उन्हें कहें कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ये वो। तो आपको पहले कुछ काम आता होगा तो आप उनके साथ करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ स्किल सीखें, ठीक है। सबसे ईज़ीएस्ट वे ये है कि आपके यूनिवर्सिटी में ही देखें कि आपके डिपार्टमेंट में कौन सा जो है वो आपका लेक्चरर या प्रोफेसर जो है रिसर्च के अंदर एक्टिव है, उसके साथ लग जाएं और उसके साथ रिसर्च पेपर करें और पब्लिश करें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जब 1-2 पेपर आ जाएंगे आपकी प्रोफाइल में, तो आप जिसको भी भेजेंगे ना पेपर काम करने के लिए, वो ऑफ कोर्स वो एग्री हो जाएगा, ठीक है। और जब आपकी पेपर प्रोफाइल में पेपर हों तो आपको स्कॉलरशिप तो ईजी है, फिर कोई मसला नहीं है स्कॉलरशिप का। तो ये बड़ी रफ़ सी मैंने वीडियो बनाई है, जिसमें जो है वो जो कुछ मुझे लगा बोल रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया। फिर आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स दे दूँगा कमेंट्स में, ठीक है। और मैंने ये भी सोचा कि मेरे साथ लैब में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इंडियन हैं, कुछ बांग्लादेशी हैं, कोरियन हैं, चाइनीज़ हैं। तो मैं उनसे भी ऑफ कोर्स पूछूंगा कि उन्होंने किस तरह स्कॉलरशिप ली है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और अगर वो माने मैं उनसे पूछ के तो उनको भी इंटरव्यू में ले लूँगा कि वो आपके साथ जो है वो शेयर कर दें कि किस तरह उन्होंने जो है वो बनाई है, और होप्स हो कि ये फ़ायदा मंद हो आप लोगों के लिए। लेकिन यह है कि स्कॉलरशिप लेने के लिए उससे पहले काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सेल्फ पे आना है तो वो ठीक है, पैसे निकाल लो। अगर फ्री पे आना है और यहाँ की सैलरी लेनी है, स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं, वो फिर आपको थोड़ा सा काम करके आना पड़ेगा। इजी इजी जो है वो कह सकते हैं कि जब आपको स्कॉलरशिप नहीं लगा तब तक वो इजी नहीं है, लेकिन अगर स्कॉलरशिप लग गया यहाँ आके तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हमें कोई बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत इजी है, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी लाइफ है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की पीएचडी से।
यहाँ पे पैसे भी हैं और क्या कहते हैं उसके बाद एक सुकून वाला काम भी है, ठीक है ना। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपको जहाँ पे अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए वहाँ निकल जाए। सेल्फ पे जाना मुझे वो सूटेबल नहीं लगता, क्योंकि आप लाखों में 20 लाख 25 लाख पर ईयर फ़ीस नहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। या 22,000 यूरो 22,000 यूरो जो है वो फ़ीस है पर ईयर यहाँ पे पीएचडी की। तो यहाँ पे ये यूरोपियन लोग तो करते हैं सेल्फ पे, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए 22,000 कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो है वो 45 लाख समथिंग बनता है मेरे ख्याल में। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो स्कॉलरशिप पे आएँ और स्कॉलरशिप का तरीका जो है वो बड़ा मैंने आपको क्लियर बता दिया, और उसके लिए आपको एफ़र्ट शुरू करनी है अपनी प्रीवियस डिग्री से। होप सो कि आप लोग कर लो, जिसको समझ आ गए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।